तो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है वापस सीरीज़ जो इंडियन इकोनॉमी हम चला रहे हैं, कंसाइज वे में इंडियन इकोनॉमी कवर करने की जो कोशिश की जा रही है उसी सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ कि जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हमने कैसे देखा था कि इकोनॉमी को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, है ना, वर्किंग कंडीशन के ऊपर। तो उसी सीरीज़ में ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। इसमें देखिए, इस जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, तो आपको बने रहना है लेक्चर को समझने के लिए, है ना। नेशनल इनकम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये जो सुनी है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि एंड तक होते होते आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लाइक मेथड्स क्या होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी होती क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको टाइम टू टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं तो वो आपको यहाँ मैं बताते रहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम। चलिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट होता क्या है। फ्लो कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो होता है जो जब हम किसी क्वांटिटी या फिर जब हम किसी चीज़ को एक टाइम फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे होते हैं रेदर देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक ये जैसे मनी है, नेशनल इनकम, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक साल में कैलकुलेट की जाते हैं ना। नेशनल इनकम है, एक साल का है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं किसी एट अ पॉइंट की बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फ्लो कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब कि एक टाइम फ्रेम में जो चीज़ कैलकुलेट की जाए उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल जो इनकम है, इसके लिए एक कमेटी बनती है सबसे पहले, नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल, ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसको जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं, पीसी महलनोबिस, है ना। इनके अब आपके लिए जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि पीसी महलनोबिस जो थे, इनके ऊपर एक मॉडल था हमारा 5 ईयर प्लान मॉडल, वो कौन सा था, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई। नेशनल इनकम कमेटी बनती है, ठीक है, उसको हेड कौन करता है, पीसी महलनोबिस। ये स्टैटिस्टिक डे भी मनाया जाता है इनके डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपको वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम जो टोटल ऑफ मनी अर्नड विद इन ए कंट्री, है ना, इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। कि एक देश में जितनी भी मॉनेटरी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी मनी कमाई गई है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम होती क्या है कि इंटर कंट्री देखे जाए तो ग्रोथ विद इन वेरियस कंट्री सच एस इंडिया, यूएस, चाइना एक्सेट्रा, है ना। ये थोड़ा वैसा लिखा हुआ है तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज की बात की जाए ना तो उसको बोल देते हैं इंटर कंट्री। और इंटर कंट्री के हटा विद इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री में जो ग्रोथ हुई है कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, उसको हम बोल देते हैं इंटर कंट्री ग्रोथ, ठीक है। और ये पर कैपिटा इनकम यहाँ आ गया है। चलो मैं समझा देता हूँ आपको होता क्या है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप समझ सकते हो कि एवरेज है। पर कैपिटा इनकम होता क्या है कि एवरेज एक जो इंसान है, जो एक पॉपुलेशन का एक व्यक्ति है, वो एवरेज कितनी इनकम कर रहा है। तो क्या होगा, क्या इसमें नेशनल इनकम क्या हो गई, राष्ट्र की पूरी आय, और पॉपुलेशन से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसके जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। लाइक ये जो मेजर्स है ना, मेजर्स और एग्रीगेट्स, देखिए अब आपको समझना क्या है कि जो ये मेजर्स और एग्रीगेट होते हैं ना, ये कारक होते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करना है मतलब जो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं मेजर्स एंड एग्रीगेट। और एक होता है कैलकुलेट करने के तरीके, वो अलग तरीके। देखो मेजर्स करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं टोटल 8, और जो कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं जीडीपी वगैरह को या फिर आप कहें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, वो करते हैं हम 3 तरीके। तो वो 3 तरीके हम बाद में समझेंगे। पहले 8 जो मेजर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं उनको समझेंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये लिखा तो आपने 4 ही है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, बाकी 4 कहाँ हैं। देखिए पहले अपन इन 4 को समझेंगे और इनसे थोड़ी सी चेंज करके वो 4 और बन जाते हैं। तो मतलब आपको वो सब 4 नहीं समझने,
आपको पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी, फिर है जीएनपी, और आप अगर इन दोनों चीज़ों को समझ गए ना तो ये तीसरा एनडीपी और एनएनपी ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम के साथ समझाऊंगा, नो डाउट, लेकिन आप अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में अगर बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहां पर आप लिखेंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये बात क्लियर हो गई कि मतलब कि जो टोटल वैल्यू है पूरी फाइनल गुड्स और जो सेवाएं, मतलब जो उत्पाद का जो अंतिम वैल्यू, अंतिम जो आखिरी वैल्यू है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर। ये आपको कीवर्ड याद रखना है, विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। टेरिटरी होती क्या है? जैसे मान लो हमारा ये इंडिया है, ड्राइंग तो बहुत अजीब सी है, सॉरी, ये इंडिया है टेरिटरी। तो इसके अंदर जो भी काम या सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किस में आएंगे? जीडीपी में। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें ये मायने नहीं रखता कि इंडिया के लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फॉरेन कंपनीज अपना या प्रोडक्शन प्लांट लगा के प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब मायने नहीं रखता। लेकिन जो भी ये फिजिकल बाउंड्री जो है हमारी इंडिया की, इसके अंदर है ना, फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा किस में आएगा? जीडीपी में, एक फाइनेंशियल ईयर। ये सारी चीज समझ गए आप बात को। अब आप चलो एक सवाल पूछते हैं, फाइनल गुड्स मतलब गुड्स होते क्या है? गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कितने? एक होता है इसमें आप कहें कैपिटल गुड्स, इसी को हम अगर डिवाइड कर दें तो ये कैपिटल गुड्स भी होते हैं। एक क्या होते हैं? अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। तो फाइनल गुड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल के लिए, कंजप्शन के लिए। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जिनसे हम फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लाइक मशीन्स वगैरह हो गई है ना, ये सारे किस में आ जाते हैं? कैपिटल गुड्स में, जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। और कंजप्शन की, जिनको हम सीधा कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, लाइक टीवी खरीद ली हमने, बस मूवी देख रहे हैं, उससे हम कुछ पैसा तो कमा नहीं रहे, तो वो कंजप्शन गुड में आ जाएगी, फाइनल गुड्स में, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि जीडीपी, देखो टर्मिनोलॉजी जो है उस पर आपको ध्यान देना होगा। विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं विद इन द टेरिटरी, मतलब कि बाउंड्री के अंदर, है ना, इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब चलो फाइनेंशियल कब होता है अपनी इंडिया में, ये आप और बता दिए। फाइनेंशियल अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर 1 अप्रैल से क्यों होता है? तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो हिंदू कैलेंडर है हमारा, उसके हिसाब से हम ये लेते हैं, क्योंकि चैत्र महीना होता है, यहीं सारे के सारे जो भी जितने भी स्टेट्स देख लो, जितने भी अदर स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें सब में जो न्यू ईयर है, हिंदू न्यू ईयर, वो अप्रैल महीने में मनाई जाती है, अप्रैल महीने के, तो वो चैत्र के महीने में। तो इस वजह से सिंपल सा रीज़न है, तब से हम क्या लेते हैं इधर? फाइनेंशियल ईयर। जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, ये सवाल पूछा जाता है, जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने बनाया था? सबसे पहले किसने उसको फॉर्मुलेट किया? वो किया साइमन कुज़नेट्स ने, जो कि मैंने आपसे पोस्ट में भी पूछा था यही सवाल, सेम सवाल 1934 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। बस इतनी सी चीज़ है इसमें। और हाँ, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीडीपी में भी कभी भी हम सेकेंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करते। लाइक जैसे जीडीपी में क्या होता है, सेकंड हैंड गुड्स का मार्केट होता है, जैसे कार का मार्केट हो गया, सेकंड हैंड कार आपने खरीद बेच रहे हो, है ना, आप गाड़ी खरीद बेच रहे हो, आप टीवी खरीद बेच रहे हो, जो भी है, दोबारा से उनको हम इंक्लूड नहीं करते। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो फाइनल हमने वर्ड यूज़ किया फाइनल गुड्स। टीवी एक बार बनी, उसकी हमने फाइनल जो वैल्यू थी, है ना, फर्स्ट हैंड की जो वैल्यू थी वो हमने फाइनल गुड्स में एक बार कैलकुलेट कर ली थी। अगर हम सेकंड हैंड गुड्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। डबल काउंटिंग बचाने के लिए फिर उससे आपको सच नहीं पता चलेगा कि जीडीपी में वाकई में ग्रोथ कितना हुआ है इस साल, ठीक है। तो वो डबल काउंटिंग ना हो, उस वजह से हम सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेते। और एक और चीज़, डोमेस्टिक जो काम होता है, मम्मी लोग घर में जो काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है जीडीपी से रिलेटेड। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखेंगे और आपको चीज़ थोड़ी और क्लियर होती जाएगी। पहले आप ये देख लीजिए, जीएनपी हम थोड़ी बाद में देखते हैं, पहले ये देख लीजिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है। देखिए, रियल जीडीपी जो होती है वो एक बेसिक ईयर लेके चलती है, बेस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। इससे अच्छा मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। देखो, रियल जीडीपी होती क्या है, मान लो 2000 की बात कर लेते हैं अपन। 2000 में टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, वो मान लो 100 टीवी निकालती थी और एक टीवी की कीमत थी 100 रुपये या मान लो 1000 रुपये,
ठीक है। तो वो कितने का वो वैल्यू ऐड कर रही थी जीडीपी में, वो कर रही थी 1,00,000 रुपए का। एक बात समझते चलना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर टीवी है, अभी अभी क्या है, एक कंपनी है तो वो क्या कर रही है, वो 100 टीवी बना रही है वही कंपनी, लेकिन अब उस टीवी की कंपनी, जो टीवी है उसकी कीमत हो गई 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो ये कितनी हो गई, 5 लाख हो गए। ओके, 5 लाख हो गए। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर ये तो 1 लाख कर रही थी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब तो ये 5 लाख कर रहा है, वही सेम कंपनी, तो ये तो जीडीपी बहुत ज़्यादा है ना। इसमें अंतर क्या है, देखिए एक बात आप समझिए, तब भी वो 100 टीवी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स क्या था, 100 टीवी बना रही थी, है ना। अभी भी वो कंपनी 100 टीवी बना रही है, तो मतलब कि इसने चेंज तो कुछ हुआ नहीं है। ये जो प्राइस में चेंज आया है एक्चुअली ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, ये इन्फ्लेशन है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। 5,000 इसकी वैल्यू उतनी है, पहले 1,000 रुपये की थी, वो वैल्यू आज 5,000 रुपये की है। ये इन्फ्लेशन है। तो क्या हुआ कि जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन 2000 में हो रहा था उतना ही कंट्रीब्यूशन अभी हो रहा है 2025 में, ठीक है। ये बस दिखाने का है, इसी को हम बोल देते हैं नॉमिनल जीडीपी, है ना। और जो रियल जीडीपी होती है, कि जो 100 टीवी वाली बात हो रही थी ना, ये आज भी 100 बना रही है, उस दिन भी 100 बना रही थी, इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। आपको ये बात क्लियर आई, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है, ये समझ में आया आपको। रियल जीडीपी में क्या करते हैं, इसमें हम इन्फ्लेशन को ना एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब कि इसमें हम महंगाई को नहीं देखते, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, इसको महंगाई को इसमें हम नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं बेस इफेक्ट। जैसे क्या है, अभी हमारी जो कंट्री है उसने बेस ईयर क्या ले रखी है, 2011-12, ये इंडिया में बेस ईयर ले रखी है। तो क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी निकालते हैं, और इसमें होता क्या है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है ना वो नहीं दिखता, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कम हो गया, वो इसमें नहीं दिखता। वो सिंपल बेस इफेक्ट लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं, उससे कैलकुलेट करके हम रियल जीडीपी निकाल लेते हैं, और यही सही जीडीपी होती है। बाकी नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये जो मैंने आपको बता दिया कि जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको टीवी का एग्जाम्पल दिया था, टीवी का अभी 5,000 रुपये मैंने एग्जांपल लिया था। नॉमिनल जीडीपी में जो कैलकुलेशन है वो करंट प्राइसेस पे हो जाती है, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, ये रियल जीडीपी से ज़्यादा दिखती है हमें हमेशा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। बाकी रियलिटी कुछ और ही है, आपको आप समझ में आ गई होगी। लाइक पहले एक क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे इरविन फिशर, इन्होंने भी बोला है कि एक कंसेप्ट था मनी इल्यूजन का। मतलब देखो, कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन किसने दिया, इरविन फिशर ने। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। मनी इल्यूजन होता क्या है, भ्रमक, क्या मुद्रा भ्रमक बोल सकते हैं आप इसको। कि देखो होता क्या है कि मान लो आज से आप 10 साल पहले नौकरी कर रहे थे और आपकी सैलरी थी 30K, इसमें एक बाइक खरीद सकते थे आज से 10 साल पहले, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मान लो आज के सिनेरियो में आप देखते हो आपकी सैलरी हो गई 50,000, बट अब आप बाइक नहीं खरीद सकते क्योंकि बाइक की कीमत हो गई है 70,000। तो आपको लग क्या रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है ना, 30,000 से 50,000 हो गई है, बट आप चीज़ें तो उतनी नहीं खरीद पा रहे हो। तो इसी को बोलते हैं इल्यूजन हो रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ गई है, बल्कि कि हमारी सैलरी घट गई है, क्योंकि हम आज से 10 साल पहले उतने पैसों में बाइक खरीद सकते थे, बट आज नहीं खरीद सकते उससे ज़्यादा पैसों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इल्यूजन है, भ्रम है कि आपकी सैलरी बढ़ी है। इसी को मैं इरविन फिशर ने कॉन्सेप्ट दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर आप कहो इसको, या फिर आप कहो कि जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, है ना, एडजस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, उसको बोल देते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट की, मतलब जो अभी प्राइस चल रही है, जैसे टीवी का एग्जांपल लिया था मैंने, और जो रियल जीडीपी है बेस ईयर या फिर आप कहें बेस इफेक्ट से लेके हमने जो कैलकुलेशन की उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, जीडीपी आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब चलते हैं जीएनपी पे। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, तो आपको थोड़ा मतलब ध्यान से करना होगा, और जब अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए एक बार। और जीएनपी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, जीएनपी। इसमें होता क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब यहां आपको कीवर्ड क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। वहां क्या था जीडीपी, वहां था इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, है ना। ये तो कीवर्ड मेन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये मान लो ये हमारा प्यारा भारत,
अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है ये इंडियंस हैं, है ना, और ये कुछ मान लो फॉरेनर्स हैं, है ना, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री खोल रखी है, गोले वाले इंडियंस हैं और ये फॉरेनर्स हैं। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, इंडियंस कुछ उत्पाद कर रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ बना रहे हैं, फॉरेनर्स कुछ चीज़ बना रहे हैं। तो देखो जो इंडियंस बना रहे हैं वो तो पैसा यहीं रहने वाला है, लेकिन जो फॉरेनर्स बना रहे हैं वो पैसा तो जाएगा ना भाई, टैक्स वैक्स भरने के बाद वो पैसा तो चला जाएगा फॉरेन में, जहाँ के भी वो नेशनल्स होंगे, मान लो अमेरिकन फैक्ट्री है तो अमेरिका में पैसा ले जाएंगे। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ये लोग अपने यहाँ फैक्ट्री है, ऐसे अपने इंडियंस भी बाहर काम कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ से पैसा इनफ्लो करते हैं, वो वहाँ से पैसा इनफ्लो कर रहे हैं। तो जो पैसा इन्होंने कमाया है ना अमेरिकन्स ने या फिर फॉरेनर्स ने, उनको इंक्लूड नहीं करते जीएनपी में, है ना। हम सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं जीएनपी में, जो हमारे नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो या फॉरेन में रह रहा हो, कतर में रह रहा हो, कोई से भी कॉन्टिनेंट या फिर कोई से भी अदर कंट्री में रह रहा हो और वहाँ से इनकम करके जो रेमिटेंस भेज रहा है इंडिया में, वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो होगा क्या, इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जो जीडीपी होता है, जीडीपी मैंने आपको बता दिया टेरिटरी के अंदर, जीडीपी में से माइनस कर दिया जाए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब ये क्या हो गया भाई, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जैसे ये फैक्ट्रीज खुली हुई थी अमेरिका की या फिर कोई बाहर कंट्री की, ये जो पैसा ले जा रहे हैं उसी को बोलते हैं टू अब्रॉड। जो फैक्टर जा रहा है, जो इनकम जा रहा है विदेश के लिए, उसको बोलते हैं फैक्टर टू अब्रॉड। प्लस जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि दूसरे देश से जो पैसा आ रहा है, रेमिटेंस जो आ रहा है, उसको बोल देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको क्लियर हुई चीज़। इसी को हम फॉर्मूले में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फैक्ट, देखो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब देखो ये आपको समझ में, नेट फैक्टर क्या होगा, यही जो इतना है ना, इसी को नेट फैक्टर बोल दिया इन्होंने, है ना, ये सॉरी इधर तक, तो वही चीज़ है, सिंपल सी है, जीएनपी और जीडीपी। आई होप आपको ये दो चीज़ अगर क्लियर हो गई हैं तो आने वाले टाइम में जो भी आगे लेक्चर में चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत आसान हो जाने वाली हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, एनडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। एनडीपी होता क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, डीपी लगा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो एनडीपी है इसका मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब नेट में से कुछ ना कुछ घटता है, तभी तो हम नेट बोलते हैं। देखो अब हुआ क्या, जैसे जीडीपी है, जीडीपी हम क्या बोल रहे थे कि प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें। अब अगर प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई सी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन होगा यूज़ के साथ साथ, है ना, उसकी वैल्यू कम होगी। मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, आप एक गाड़ी खरीदते हो और उसको टैक्सी में लगाते हो, आप उससे पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप टैक्सी चला रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो आपकी जीडीपी हो गई। बट पैसा तो आप कमा रहे हो लेकिन गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी चल रही है तो डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आप कल उसको बेचने जाओगे तो आपने 3 लाख की खरीदी, 3 में तो नहीं बिकेगी वो, 1 लाख में 1 लाख कम या 50,000 कम बिकेगी, तो वो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है उसकी वैल्यू में। उसी को हम बोलते हैं कि जो जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको अगर हटा दिया जाए जीडीपी में से तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, जिसको हम एनडीपी बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब आपको समझ में आ गई एनडीपी किससे रिलेटेड है, जीडीपी से, ठीक है। ऐसे ही हमने जीएनपी पढ़ा आगे चल के, तो जीएनपी किससे रिलेटेड होगा आप मुझे बताइए। जीएनपी है हमारा एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये है ना। जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दिया, जीएनपी होती क्या थी मैंने आपको बताया ही था, जो नेशनल्स, जो इंडियन सिटीजन्स जो कमाई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, उन सबको मिला दिया जाए और फॉरेनर्स जो इंडिया से लेके जा रहे हैं उसको हटा दिया जाए, तो वो जीएनपी आ जाता था, है ना, जीडीपी में से। और अगर जीएनपी में से ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो वैल्यू कम हो रही है आपके यूज़ के वजह से, है ना, प्रोडक्शन में आप जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उनके वजह से डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो चीज़ को अगर हटा दिया जाए जीएनपी में से तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब भाई अब आप पूछेंगे सर ये तो 4 फैक्टर हुए, कौन कौन से। पहला हो गया जीडीपी, दूसरा हो गया जीएनपी, तीसरा हो गया एनडीपी, चौथा हो गया एनएनपी। देखिए ये 4 हो गए। अब आपको 4 और समझाता हूं मैं इन्हीं की तर्ज पे, आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस याद यही 4 चीज़ें रखनी है, ये भी नहीं रखनी। ये तो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा ना, जीडीपी से रिलेटेड है एनडीपी और जीएनपी से रिलेटेड है एनएनपी, ये बात तो क्लियर ही हो गई होगी। अब आपके जो 4 फैक्टर्स है ना, देखिए ये होते हैं मार्केट प्राइस वाले फैक्टर्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, और यही 4 चीज़ सेम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या फिर एनएनपी, ये फैक्टर कॉस्ट पे भी बात करते हैं,
अब मैं आपको समझाऊंगा फैक्टर कॉस्ट और फिर मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाकी के 4 बचे हैं ना यहाँ पर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उनके बारे में बताऊंगा आगे इसी लेक्चर में। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें हैं वो मार्केट प्राइस पे। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो आप समझ लीजिए। देखो फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट्स वेयर इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखो होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आप उसमें कुछ ना कुछ खर्चा करते हो। जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री खोली, ठीक है, जैसे मैं टीवी वाली जो फैक्ट्री की बात कर रहा था वही ले लेते हैं। अब जिसकी वो फैक्ट्री होगी उसने क्या किया होगा, लैंड ली होगी किराए से, है ना, जहाँ पर वो फैक्ट्री खोली गई है, और उसने क्या किया होगा, उसमें कैपिटल लगाया होगा, पैसा डाला होगा ना कहीं से, और उसने क्या किया होगा, उसमें लेबर होगी, मतलब वर्कर्स रखे होंगे, और उसने एक चीज़ और करी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये थोड़ा भारी भरकम सा शब्द है, इसको हम बोलते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम बोलते हैं उद्यमिता। ये 4 चीज़ें इसको हम बोलते हैं, इन चारों को हम मिला के अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो देखो अब अगर उसने लैंड लिया किराए से तो वो इंटरेस्ट दे रहा होगा, कुछ पैसा दे रहा होगा, मान ले 2 रुपये दे रहा है, सपोज कर लेते हैं 2 रुपये दे रहा है। कैपिटल लिया, पैसा लिया, इंटरेस्ट 1 रुपये दे रहा है, सैलरी को भी 1 रुपये दे रहा है, और वो खुद जब वो मेहनत कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए ना, मान लो उसको 2 रुपये उसका खुद का नाम का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 2 + 1 + 1 + 2, तो इस 6 रुपये वो लगा रहा है। इसको ही हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और मान लो आपको अगर चीज़ मार्केट में ये 10 रुपये में मिल रही है, तो जो 10 रुपये मिल रही है ना, इसमें 4 रुपये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये टैक्स वगैरह जो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं वो इंक्रीज़ होकर अगर वही चीज़ 6 रुपये वाली चीज़ आपको 10 रुपये मिल रही, इसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। आपको ये बात समझ में आ गई, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया मार्केट प्राइस, बस इतनी सी बात थी। इसमें क्या होता है, टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं मार्केट प्राइस में। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए आगे मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ, लिखा हुआ सिंपल। देखो 4 उधर हो गए थे हमारे, जीडीपी हो गए थे, जीएनपी हो गया था, है ना, एनडीपी हो गया था, एनएनपी हो गया था। अब हम चल देते हैं किस पे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, वो मार्केट प्राइस पे थे, मतलब कि जो मार्केट में हम चीज़ें लेते हैं उन पे। अब ये फैक्टर कॉस्ट में देखा जाए तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे थी ना, उसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया जाए तो हो क्या जाएगा, जीडीपी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जो खर्चा हुआ है उसको ही बोलते हैं हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर हम इसको देखा जाए तो ये नेट लिखा है, नेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, नेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी में से कुछ चीज़ घटी होगी, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर सब्सिडी घटा दी जाए तो हम उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। समझ रहे हो क्या होता है, क्या है, जैसे आपने कभी कंपनी खोली तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट आपको ट्रांसफ़र पेमेंट कर देती है, सब्सिडी दे देती है ना। जैसे अभी एग्जांपल दूँ तो जो सोलार फैक्ट्रीज चल रही हैं, सोलार पैनल की जो फैक्ट्रीज चल रही हैं उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाता है। तो वो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हटा दिया जाए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी मार्केट प्राइस में से, अगर ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये मैंने आपको दिखा दिया, टैक्स प्लस सब्सिडी, अगर ये माइनस अंदर जाएगा वही सिंपल फॉर्मूला है। इसमें और बच क्या गया, जीडीपी हो गया, जीडीपी के बाद जीएनपी होना था फैक्टर कॉस्ट पे, बस ये एक। अब मैं हर चीज़ आपको नहीं बता रहा, सिंपल सी, जैसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला हमने, ऐसे इसी प्रकार उन सारी चीज़ों में जैसे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल लोगे आप। कैसे निकालोगे कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे कि जीएनपी जो मार्केट प्राइस थी, जीएनपी जो मार्केट प्राइस पे था उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, है ना। ये सारी बाकी की जो 4 फैक्टर है ना, जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें निकल आएंगी। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो एनएनपी होता है ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये याद रखना है आपको, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये आपसे सवाल पूछा जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये 8वां है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, जो जीएनपी से निकलता था, अगर उसको हम फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे तो वो नेशनल इनकम बता देगा हमें।
ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में से अगर हम एनवायरमेंटल जो डैमेजेस हुए हैं उसका कंपनसेशन काट दिया जाए, ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। रिसेशनरी गैप समझ लेते हैं आप। रिसेशनरी गैप क्या होता है कि पोटेंशियल जो जीडीपी का पोटेंशियल था उसमें से जो रियल जीडीपी उसको माइनस कर दिया जाए, उसी को हम रिसेशनरी गैप बोलते हैं। बात कर लेते हैं पर्सनल इनकम के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर्सनल इनकम, तो आप ध्यान से समझिएगा। पर्सनल इनकम होता क्या है? टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अर्न फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर टैक्सेस, है ना, मतलब कि टैक्सेस लगने से पहले जो भी इनकम एक इंडिविजुअल कमाता है, जो भी अर्निंग करता है, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाल सकते हैं कि नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये समझने की कोशिश करना आप, मैं आपको एक क्लियर फॉर्मेट में समझाता हूँ। देखो, पर्सनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम हमने देखा था क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये मैंने अभी बताया आपको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड नॉट अर्न, मतलब कि जो पैसा आपको मिला है लेकिन आपने कमाया नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, आपने कमाया, लाइक सब्सिडी आपने कमाई थोड़ी ना, वो तो सरकार पैसे देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर दो। और माइनस आपको क्या करना है, जो आपने कमाया है लेकिन आपको मिला नहीं है, लाइक ये देखो, लाइक लिखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लाइक आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और उस कंपनी को फायदा हो गया, लेकिन वो पैसा अब तक अभी आया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसको माइनस कर दो, और जो ट्रांसफर पेमेंट आपने कमाया नहीं लेकिन आपको मिल गया उसको ऐड कर दो नेशनल इनकम में, तो आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोज मतलब आप जो खर्चा कर सको, वो क्या होती है, जैसे आप सैलरी करते हो, आपको सैलरी मिलती है, जब आप जॉब करने लगते हो तो आपको एक सैलरी मिलती है लमसम 60,000 रुपये की, तो आप उस सैलरी में देखोगे उसमें लिखा होगा ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी मिलती है आपको, ग्रॉस सैलरी में से टैक्सेस और जो डिडक्शंस होता है ना वो सारा हटाने के बाद नेट सैलरी आती है, उसी को हम बोल सकते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब कि आपने जो इनकम करी है उसमें से टैक्स को अगर हटा दिया जाए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा जीडीपी, इंडियन जो जीडीपी है वो कहाँ रिसाइड कर रही है अगर हम वर्ल्ड में और कंट्रीज के साथ कंपेयर जाए तो। होती है रियल जीडीपी, एक होती है ये पहले ये समझ लेते हैं, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया चीज़ें। तो जो रियल जीडीपी है ना उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया की जो वैल्यू है ना वो 5th है वर्ल्ड में। अब 5th है सर, आप कहेंगे पहले दूसरे भी बता दीजिए, लगे हाथ तो बता देता हूँ भाई। पहले पे आता है यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, पहले जापान हुआ करता था वो नीचे खिसक गया है, जर्मनी, जापान, और 5वें पे हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ये तो बात हो गई रियल जीडीपी के बारे में। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या होता है कि एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स, मान लो 1 किलो सेब आपको इंडिया में खरीदने हैं और 1 किलो सेब आपको यूएस में खरीदने हैं, तो वो कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि अगर आप एक कॉमन जो बास्केट ऑफ गुड्स खरीदना चाहते हो तो उसमें जो डिफरेंस आता है कि मान लो देखो वहाँ की जो वैल्यू है, कन्वर्जन रेट वो हाई है ना, कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है, और वो इकोनॉमी में ना जैसे और कंट्रीज़ हैं यूएस, तो इनमें इकोनॉमी इन्फ्लेटेड रहती है, इनमें महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पीपीपी, पर पर्सन पौआ नहीं बोल रहा मैं, ये पीपीपी है ना, ये क्या है, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब एक कॉमन बास्केट की जो गुड्स, 1 किलो सेब यहाँ खरीदो, 1 किलो सेब वहाँ खरीदो, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो 3rd आती है यूएस और चाइना के बाद। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, ये बात अगर क्लियर हो गई तो आपके लिए एक सवाल है, पहले तो ये बता दीजिए कि इंडिया में ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कब लिया गया है इंडिया में। एक और बात आपको बतानी है कि जो पब्लिक डेब्ट है, पब्लिक डेट मतलब कि सरकार का जो कर्जा है वो हाईएस्ट कब था, कौन सी ईयर में था, और आपको ये भी बताना है कि वो कितना था, उसका कितना परसेंटेज था। चलो वो मैं बता देता हूँ, वो लगभग 84 से लेके 85% तक था हाईएस्ट डेट। अब वो ईयर कौन सा है वो आपको बताना, और GVA कब इंडिया ने अपनाया, GVA जो कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट है, वो कब लिया इंडिया ने, ठीक है। ये एक्चुअली GVA होता क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड है,
मतलब प्रोडक्शन मेथड है, आप उससे समझ सकते हैं चीज़ों को। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो है मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, कि मतलब कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्रीगेट्स थे कितने, 8, और ये मेथड्स कितने हैं, 3, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, जो जीडीपी कैलकुलेशन का जो काम है वो कौन करता है, वो कौन करता है, सीएसओ बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, जो किसके अंडर आती है, वो आती है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, उसके अंडर आती है, और इसको कैलकुलेट सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो आगे चल लेते हैं, कुछ जो मेन कॉन्सेप्ट हैं कि किस प्रकार हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, जिसमें चीज़ों में वैल्यू ऐड की जाए, रॉ मटेरियल से आपको एक कंज्यूमेबल, एक फाइनल गुड्स जो बनाई जाती है, उसको बोल देते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिस्किट का पैकेट मान लो, इसमें होता क्या है कि गेहूँ लेता है किसान से, एक जो प्रोड्यूसर होता है किसान, वहाँ से गेहूँ लिए, एक कंपनी वाले ने, एक फैक्ट्री वाले ने, उसने मैदा बनाया और फिर बिस्किट बना के बेच दिया, तो उसमें वैल्यू ऐड कर दिया उसने, उसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इससे भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको आउटपुट माइनस इनपुट मेथड भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड होता क्या है कि इसमें ना सैलरी या फिर इनकम होती है लोगों की, कि लोग कितना इनकम कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं, पूरी जो सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, उसके हिसाब से सबका कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के हम इनकम मेथड से जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेथड भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, और मिक्स्ड इनकम, मतलब कि देखो, एक तो जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है, वो ऑपरेटिंग सरप्लस आप समझने की कोशिश करें तो जो आप उद्यमिता करते हैं, या फिर आप कहें ग्रेच्युटी मिल रही है आपको, लाइक आपने कोई गाने बनाए, फिर वो गाने कोई और यूज़ कर रहा है, उसकी आपको वो वो आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, कि जैसे यही लोग देख लो आप, बादशाह हनी सिंह वगैरह, ये जो गाने बनाते हैं, ये लोग पुराने गाने उठाते हैं, उसमें रीमेक्स डालते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं होता, तो उसका वो जो पैसा होता है ना, जो उनके रियल ओनर होते हैं उन गाने वालों के, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं पुराने, उन तक वो पहुँचाते हैं, तो वो पैसा पहुँचाते हैं, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है। मिक्स्ड इनकम क्या हो गया, लाइक आप 3-4 चीज़ें कर रहे हो, लाइक आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, आप नौकरी भी कर रहे हो, या आप कहें कि आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहे हो, वो सारे मिला के एक मिक्स्ड इनकम, तो ये इनकम मेथड में आ जाती हैं सारी चीज़ें। आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल बनते हैं, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि आप खर्चा कितना कर रहा है एक इंडिविजुअल, या फिर देश में खर्चा कितना हो रहा है। वो खर्चा कौन कौन करेगा, एक इंडिविजुअल खर्चा कर सकता है ना, कंज्यूम करेगा, गवर्नमेंट खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो जिक्सम करके याद रख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, इससे सवाल पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे इधर आपको दिख रहा होगा ना, CG है ना, +I + X - M, इसमें ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पांचों चीज़ों को मैं यहाँ एलेबोरेट कर देता हूँ। देखो, C फॉर हो जाता है कंजप्शन, G फॉर क्या हो गया, G फॉर हो गया गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, लाइक रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कंजप्शन कौन करता है, इंडिविजुअल करता है कंजप्शन, हम तुम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो कंजप्शन में आ जाएगा, ठीक है, हमारे कंजप्शन में आ जाएगा ये C। I क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हुआ, FDI वगैरह हो रही है, FVI हो रही है, वो सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। अब X क्या होता है, यहाँ X फॉर होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है, और I फॉर होता है M फॉर होता है इम्पोर्ट। अब क्या होता है ना, सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें इंपोर्ट कौन दर्शाता है, तो अपन क्या करते हैं, I को देख के सीधा लगा देते हैं कि भाई I दर्शाता है इंपोर्ट, और यही सवाल गलत हो जाता है। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें जो I है वो इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, ना कि किसको, इंपोर्ट को। तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। तो आज लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी स्किप करनी पड़ गई मुझे, क्योंकि लंबा लेक्चर हो रहा है।
इसको मैं कहीं ना कहीं आपको आगे चल के आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं वो इंक्लूड कर लूँगा। बाकी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, थोड़ा टफ है। एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके वापस से देखिए, और आपको कहीं लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लूँगा और उस चीज़ को वहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, चीज़ें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यार ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये थोड़ी टफ सब्जेक्ट्स में आती है, लोगों को समझ में नहीं आता इतना आसानी से। तो जो जीडीपी वाले जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बताने की यहाँ कोशिश की, और आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। थोड़ा और ध्यान से पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए पढ़िए, सीखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।